वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 26 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया। ये देखिए, ये देखो, जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम। सबसे पहले तो आप सभी को विनम्र सूचना। 30 नवंबर 2025 द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन तारानगर में किया जा रहा है। उपस्थित होने वाले परिवारों से विनम्र विनती है कि आप अपनी पूर्व सूचना हेमंत भाई, मोनिका बहन, गोविंद भाई, सुशील भाई, आनंद भाई के नंबर पे डाल दें और साथ ही उन्हें रिक्वेस्ट कर दें कि चलो तारानगर ग्रुप में जुड़ जाएं। और जो भी परिवार दिल्ली से होते हुए तारानगर चलना चाहते हैं तो आओ दिल्ली, चलो तारानगर। तो दिल्ली से बस जाएगी, उसी बस से आना जाना दोनों रहेगा। तो 29 तारीख को दोपहर 2 बजे तक आप दिल्ली पहुंचने का प्रयास करें पूर्ण रूप से। और आज की कक्षा का विषय होगा जय श्री अग्रवाल दीदी के सानिध्य में। जैसे ही कक्षा प्रारंभ के लिए मीटिंग का लिंक ओपन किया जाता है तो जय श्री दीदी के माध्यम से एक गौ माता का प्रसव के बारे में अभी लाइव आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे स्पॉटलाइट में दिख रहा है कि गौ माता ने अपने बच्चे को आधे घंटे पहले जन्म दिया। तो सामान्य प्रसव, तो आज का हमारा विषय है सामान्य प्रसव। गौ माता ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया और इस बच्चे के जन्म के लिए किसी भी प्रकार की औषधि की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी और ये बच्चा सामान्य प्रसव से हुआ है। सिर्फ इंसान के जीव इंसान को छोड़कर इस ब्रह्मांड में सभी जीव जगत जिनके कान होते हैं, सिर्फ एक जीव ऐसा है जिनके कान नहीं है। और ये एक जानकारी है कि जिनके कान नहीं होते बाहरी रूप से, वो अंडे पैदा करते हैं एक जीव छोड़कर, और बाकी सभी
बच्चे पैदा करते हैं। मानव को छोड़कर, यानी हमारे जो जीवन है, मानव जीवन, मानव जाति को छोड़कर बाकी सभी प्राणियों के प्रजनन की क्रिया में सामान्य प्रसव, बच्चे का जन्म सामान्य प्रसव के रूप में होता है। सिर्फ मानव के जीवन में आज सामान्य प्रसव विलुप्त होता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेकों पीढ़ियां, जब से मानव जीवन उत्पन्न हुआ है, तब से जन्म जो है सामान्य रूप से हुआ है। आज की आधुनिकता के युग में हमारे खान पान, रहन सहन और डर की परिस्थिति बढ़ते हुए मानव जाति के लिए सामान्य प्रसव विलुप्त होता जा रहा है। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत पिछले 9 सालों में स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े अनेकों कर्णधारों के द्वारा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अनगिनत बहनों ने विकट परिस्थितियों में भी सामान्य प्रसव से उनका बच्चे का जन्म हुआ है। तो आज उसी पे चर्चा का विषय बनाते हैं। सबसे पहले आप सभी से जानना चाहेंगे, हमारे बीच में बहुत सारी बहनें, माताएं, उम्रदराज, जिनके कई बच्चे भी हैं। सबसे पहले आप सभी की राय जानना चाहेंगे कि सामान्य प्रसव क्यों जरूरी होना चाहिए, क्यों जरूरी है। पहले इस गौ माता के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें। आधे घंटे पूर्व इस बच्चे का जन्म हुआ। गौ माता ने अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट कर इतनी गरमाइश पैदा कर दी कि बच्चा अपने टांगों पे खड़ा हो गया। पशुधन अपने बच्चे को एनर्जी देने के लिए, ताकत देने के लिए जीभ, अपने ही जीभ से चाटती है और मानव जाति मालिश करती है। सबसे पहले अपने विचार रखने के लिए कौन आएंगे? हैंड रेस कीजिए। क्या बात है, यहाँ पे इतनी सारी बहनें जुड़ी हुई हैं जो माता रूपी हैं। आप अपने विचार रखना पसंद नहीं करेंगी? मुझे उम्मीद थी कि सबसे पहले मीरा मित्तल दीदी ही आएंगी। तो सबसे पहले दीदी को सुनते हैं। जी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया, प्रजनन भी सामान्य देख ही रहे सभी जीव जंतुओं का होता ही है, तो माताओं का भी हो सकता है आराम से, और होता आया सारी जिंदगी। और खेतों में तो हमने सुना है कि अकेली बहन भी जाती थी और अपना जन्म होने के बाद खुद ही अपने हाथ से नाल काट लेती थी कुछ पत्तों से और अपने घर आ जाती थी। तो ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अब धीरे धीरे जटिल बनती जा रही है। और जो ईश्वर ने जैसा शरीर दिया है उसको वैसा ही रहने दे, ज्यादा छेड़छाड़ ना करे तो बहुत अच्छा रहता है। और इंसान वैसा शरीर कभी नहीं बना सकता। जब भी महिलाओं का ऑपरेशन होता है प्रजनन क्रिया के लिए, तो उसके बाद उनका शरीर वैसा रहता नहीं है। एक तो एसी और बहुत सारी दवाइयां उसके शरीर में जाती है, क्योंकि ब्लड को रोकने के लिए बहुत सारे सिरिंज के थ्रू बहुत सारी दवाइयां चढ़ाई जाती है। तो सारी जिंदगी बहुत बुरा प्रभाव रहता है, कमर दर्द वगैरह बहुत सारी चीजें आती ही आती है। मेरा खुद का जो अनुभव है भैया, मैंने बड़ी वाली बेटी की पोजीशन ऐसी थी कि वो
12-14 घंटे बाद भी इसकी अवस्था नहीं बदली। तो उस समय मैं छोटी थी और पहला वाला मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई, और दूसरी वाली के लिए डॉक्टर ने मुझे पहले बुलाया था कि समय से पहले, कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाएगी, तो तुम पहले आ जाना। तो उस समय भी मुझे ये नहीं मालूम था कि मैंने सामान्य प्रजनन की हो जाएगी। लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं गई थी कि अभी पूरा बच्चा मैच्योर जब तक नहीं हो जाए तो उसको बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है। जब दर्द उठेगा या जो भी प्रक्रिया आएगी तब उस समय करना चाहिए। तो दूसरी, और डॉक्टर ने मुझे बताया भी था कि तुम्हारा पहला वाला ऑपरेशन है तो इस सिलाई फट जाएगी या ऐसा कुछ भी। तो मैं नहीं गई थी, तो दूसरी वाली मेरी सामान्य हुई थी। तो पहली वाली बेटी के समय जो कमर दर्द पकड़ा वो मेरा मतलब काफी दिनों तक चला, अभी तक 2 साल 4 साल पहले तक भी चल ही रहा था। हो सकता है आज भी अगर मैं कुछ वैसा काम करूँ तो हो सकता है फिर हो भी जाए, हो भी जाता कभी कभार। लेकिन दूसरी वाली बेटी के बाद तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, पहले वाले में जब ऑपरेशन किया तो फिर डॉक्टरों ने घी खाने को मना कर दिया, और बहुत सारी चीजें जो अच्छी अच्छी जरूरी चीज होती है उसके बाद मतलब अपनी भी सासू माँ लोग वो चीजें नहीं कर पाती जो करनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर के प्रोटोकॉल को उनको फॉलो करना होता है कि घी मत दो और ये मत दो। तो वैसी ताकत आती ही नहीं है। तो इसलिए सामान्य प्रक्रिया के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर अभी मेरी बेटी को काफी ज्ञान हो गया था, मैं भी शिविर ज्वाइन करके आ चुकी थी। तो मेरी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मैं कैसे मना करूंगी उसको कि भी तुम डॉक्टर के पास मत जाना। लेकिन वो खुद ही मेंटली प्रिपेयर थी और वो बोली कि नहीं, मेरे को तो सामान्य प्रक्रिया ही करवानी है, मैं ऑपरेशन करवाऊंगी नहीं। तो उसने सुबह से रात तक इंतजार किया और उसके बाद सामान्य प्रक्रिया हुई। तो ये बहुत जरूरी है भैया, सारे जीव जंतुओं को तो हम देख ही रहे हैं, और साथ में गाँव में या थोड़ा सा भी जहाँ जिनके पास पैसा नहीं होता, जो सक्षम नहीं होते, वो बिल्कुल नहीं करवाते ये सब चीजें। तो होता है, और उसके लिए कुछ तैयारी करनी होती है, बड़ों से सुन लो तो बिल्कुल करते हैं भैया। जी जी भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता बहन, लखनऊ। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। नॉर्मल डिलीवरी तो भैया मैं ये कहना चाहूंगी सबके लिए बहुत अच्छा होता है। जिस दिन बच्चा होता है उसी दिन हम लोग चलने फिरने लगते हैं। मेरी पहली बेटी घर में ही हुई थी, मायके में। उसी दिन हम लोग चलने फिरने लगते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होता है, अपने हाथ से बना खा भी सकते हैं। और दूसरा बच्चा भी मेरा सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल हुआ था, बस बाबू ऑपरेशन से हुआ। और जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं वो दर्द जीवन भर के लिए बना रहता है। कमर दर्द तो रहता ही रहता है, पेट में गैस भी बनते हैं और पेट निकल जाता है। सामने लोग देख के बता देता है तुमको नॉर्मल बच्चा हुआ है, पेट निकला है तुम्हारा। तो कई समस्याएं आती हैं। क्षण भर का दर्द होता है, एक दिन का दर्द होता है नॉर्मल के लिए, लेकिन ऑपरेशन जीवन भर का दर्द छोड़ के जाता है। तो जहां तक सभी बहनों को कोशिश करना चाहिए, नॉर्मल ही बच्चा करवाना चाहिए। और जब भी बच्चा पेट में हो तो काम ज्यादा करना चाहिए, जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। खाना पीना भी खाते रहना चाहिए और अधिक से अधिक देसी घी भी खाना चाहिए। और मेरा पहला बच्चा था तो हमने कभी कोई ना टीका लगवाया, ना कोई दवा खाया, ना कोई जांच कराया, कुछ नहीं। 17 साल में शादी हो गया था, बच्चे थे, बच्चे की तरह थे, नॉर्मल हो गया। बेटी भी स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है। और अब तो डॉक्टर ने इतना ड्रामा बना दिया है कि ये जांच कराओ वो जांच कराओ, बस दौड़ते रहो फाइल लेके, परेशान करते रहते हैं बस। ड्रामा हो गया है, लेकिन नॉर्मल जो पहले जमाने में था वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था बस। और मीरा मित्तल दीदी ने जो कहा बहुत अच्छा बताया, मेरा उसमें पूरा राय है। और ईश्वर की कृपा से 2 साल से मेरा तो कमर बहुत ही दर्द होता था। अब पता नहीं ईश्वर की कैसी कृपा हुई कि मेरा दर्द खत्म हो गया, 15 दिन से दर्द ही नहीं होता है। बस इतना ही बताना था भैया। जी, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मैम। जय श्री अग्रवाल दीदी। को वंदे मातरम सभी को। गोविंद भाई जी, आपको भी वंदे मातरम। धन्यवाद मैम। मुझे सिजेरियन का तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी दोनों डिलीवरियां, मतलब मैं दो बेबी हैं, गर्ल बेबी, तो दोनों मेरी नॉर्मल हुई। और मेरी शादी भी काफ़ी एज में हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 33 ईयर्स की थी। और मेरा फर्स्ट बेबी 34 ईयर में हुआ और सेकंड बेबी मेरा 36 ईयर में हुआ, और दोनों ही बच्चे मेरे नॉर्मल हुए।
उस दौरान मेरा हीमोग्लोबिन तो शुरू से ही कम रहता है, बचपन से ही। उस दौरान मेरा हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के टाइम पे 10, मतलब जब डिलीवरी हुई थी तब मेरा 10 के आसपास था। वो मेरा पहली बार 10 हुआ था। ऐसे मेरा 7 9 ऐसे ही रहता है शुरू से ही। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मेरा 10 हो गया था बढ़ के। और मैंने इस बीच मेरे मामा ससुर जी के कहने पे, मतलब होम्योपैथी की बायो कॉम्बिनेशन की कोई नंबर मुझे याद नहीं है, 26 है या 36 कुछ टैबलेट थी, वो ली। और दूध में सोमगढ़ घी घोल के पिया था। और दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल हुए। मुझे ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, बहुत पेन होता है, मेरे लिए वो पेन थोड़ा बियरेबल था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए दोनों बच्चे। टाके जरूर आए, मुझे टाकों से ज्यादा दिक्कत हुई। जितना मुझे बेबी होने से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो टाकों ने पका दिया था, तो टाकों से मुझे ज्यादा दिक्कत हुई थी। और मैं 20 25 दिन में अपने घर का पूरा काम करने लग गई थी। ये था मुझे। और कमर दर्द वगैरह ये तो मुझे आज भी नहीं होता है, मतलब कमर दर्द की कभी कोई शिकायत नहीं हुई। और हाँ, ये जरूर है कि कमजोरी शुरू शुरू में बहुत लगती है शरीर में, इतना ज्यादा बाद में पेन होता है, मतलब इतना होता है कि जैसे किसी ने डंडे से खूब मारा हो, खूब, जैसे बहुत कुटाई करी हो, तो शरीर में दर्द होता है। लेकिन बाद में कुछ फील नहीं होता। हम बस यही बताना चाहती थी, बाकी जी दीदी, ठीक है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा राजस्थान दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। और मेरे भी भैया दोनों ही अ, बच्चे नॉर्मल हुए, जबकि पहली बार बहुत क्रिटिकल था। डॉक्टर ने, एक ने तो हाथ खड़े कर दिए थे और दूसरे ने कहा था ऑपरेशन होएगा। पर पहले वाले डॉक्टर भी शायद अच्छे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, ये तो बच्ची, इसको ज्यादा पता नहीं है कुछ भी। तो पूरी रात भर भैया उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए और मुझे बहुत, मतलब ऐसे तो 8 7 दिन से पेन चल रहा था, तो पहले वाले ने मना कर दिया, बोले नहीं होएगा। पर उन्होंने फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी। माँ, मतलब मेरी सासू माँ कहा करती थी कि 108 हड्डी टूटती है, इतना भयंकर दर्द होता है औरत जब माँ बनती है। कान में से पैदा नहीं होता है तो दर्द सहन करना ही पड़ता है। तो जब सेकंड मेरा चांस था, तो मैंने पहले ही मना कर दिया, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगी ही नहीं हॉस्पिटल। तो एकदम एंड मोमेंट पे हम गए थे, जाते ही हमारे वहां पर बस एक बाबू हो गया था। और नॉर्मल जहां तक है भैया, नॉर्मल में तो अपने दूसरे तीसरे दिन से अपने को धीरे धीरे सब कुछ खाने पीने को मिल जाता है। और क्योंकि उस वक्त शरीर कच्चा रहता है अपना, तो खाया पिया भी अपने पूरे शरीर को लगता है, बच्चे को भी जाता है उसका असर। बच्चा भी उसी वक्त से मजबूत होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सिजेरियन से होता है तो माता को भी कुछ नहीं दिया जाता है, तो माता के दूध में उसका कोई वो इफेक्ट नहीं आता किसी चीज का। तो बच्चा भी फिर वो, जैसे आजकल के कई बच्चे होते हैं वैसे ही होता है। तो नॉर्मल होना तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर आज की बच्चियां दर्द सहन कर ले तो, क्योंकि इसमें आजकल बहुत सारी बच्चियां भी कह देती है सामने से कि नहीं, मुझसे सहन नहीं होता, मुझे नॉर्मल नहीं कराना है, मुझे तो ऑपरेशन कर दो, मेरा तो ऑपरेशन कर दो, मैं तो ऑपरेशन से ही करवाऊंगी। तो नॉर्मल अगर होता है तो सारा काम, सारा सिस्टम ही सही चलता है। मतलब ना तो उसको कोई कमर का दर्द रहेगा, क्योंकि कमर ऑपरेशन के दौरान कमर में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंजेक्शन बहुत दर्द करता है बाद में भी। और टांके जो आते हैं वो टांके भी पक जाते हैं बहुतों के। तो उसकी वजह से भी उनको बहुत ज्यादा, मतलब उनको ही नहीं, घर वालों को भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरी नंद के साथ ऐसा हुआ था, उनको 6 महीने तक टांके पक गए थे, तो बेड रेस्ट लिया था उन्होंने। फिर बड़ी मुश्किल से उनके वो ठीक हुए थे। तो होनी तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। और बच्चियों को काम करना चाहिए पहले, क्योंकि आजकल की लड़कियां जैसे ही कंसीव करती है उसके बाद में वो आराम स्टार्ट कर देती है। कुछ तो डॉक्टर बोल देते हैं उनको कि अब आराम करो, काम नहीं करना है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मेरे जब नरेश था, मतलब सेकंड मंथ थर्ड मंथ था सर भैया, तो मेरे क्या बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा था। और मेरे महिला चिकित्सक थी यहाँ पे, तो उसने कहा तेरे को किसने कहा ऐसे कंसीव करने के लिए, ये तो तेरा ढहेगा ही नहीं, गिर जाएगा। मतलब उसने काफी सारी डांट लगाई। अब उस वक्त मैं इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी मेच्योर भी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती कह पाती। तो मेरे साथ मेरी मासी सास गई थी,
तो मेरी मासी सास बोली दवाई ले ले, मैंने वहीं पे वो पन्ना छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मुझे दवाई नहीं चाहिए, गिर जाएगा तो गिर जाने दो। एज इट इज यही सब थे भैया मेरे, मुझे नहीं पता था कि मेरे लड़का है या लड़की है। और फिर मेरी सासू माँ बोली नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, इसका ध्यान रख, ऐसे है वैसे। और आजकल भैया जो सामान भी नहीं उठाते थे, मैं उस वक्त मेरे साथ गाय थी यहाँ पे घर में ही, तो छत पे कुंडा सर पे लेके मैं चढ़ा करती थी। और मेरे बच्चा पेट में था, छठे सातवें आठवें महीने के टाइम में ये था। और फिर वो नॉर्मल बच्चा हुआ था, एकदम नॉर्मल। चक्की पिसा करती थी, गाय के लिए दलिया वगैरह दला करती थी, सब कुछ करती थी मैं। और एकदम नॉर्मल बच्चा हुआ था नरेश। मतलब कहते हैं कि पहले में तो थोड़ा अपने को सहन करना ही पड़ता है, सेकंड में कुछ माता भी समझ जाती है किस तरह से होता है, और कुछ भी अपनी प्रकृति भी पता लग जाती है, घर वालों को भी, सबको भी। तो नॉर्मल होना बहुत बेटर है। बाकी तो अगर कोई ऑप्शन ना हो तो सिजेरियन तो नहीं होना। धन्यवाद भैया। जी दीदी। संगीता दीदी, चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को भी वंदे मातरम। भैया सारी बहनों ने जो बताया वो सही बताया, बहुत अच्छा बताया। मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगी। हम लोग 5 भाई बहन थे और 5 में से 3 को बच्चे हैं भैया, 2 हमारे और 2 भाई को हैं और एक छोटी बहन को है। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई और उनकी दोनों के जो बच्चे हुए वो दोनों ऑपरेशन से हुए। लेकिन उनके बच्चों में मेरे बच्चों में ये अंतर मैं देखती हूँ कि थोड़ी भी सर्दी हुई, जैसे मौसम चेंज हुआ, उनको फट इन्फेक्शन लगती है। कोई जुकाम, कोई खांसी, कोई बुखार, कोई कुछ भी, ऐसे छोटे छोटे, मतलब हमेशा ही उनको देखती हूँ ना, आवाज उधर से आती है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है उनका। लेकिन इधर मेरे बच्चों को टच वुड भैया दोनों को ठीक ठाक ही चल रहे हैं। और ये मुझे अंतर लगा अपने बच्चों में, नॉर्मल डिलीवरी में और ऑपरेशन वाले जो सिजेरियन बच्चे होते हैं। तो एक वो जो प्रसव पीड़ा जो होती है ना, उसको जो सहन करके बच्चा आता है बाहर, वो जैसे कहते हैं ना कि सोना तप करके निकलता है, तो वैसे वो बच्चे उस दर्द से जो तप के निकलते हैं ना भैया, वो ज्यादा मजबूत होते हैं अपने एनवायरमेंट के पक्ष में, जैसे कह सकते हैं। तो वो बीमारियों से लड़ते हैं और छोटी छोटी ये बीमारियों को उनका शरीर कुछ नहीं समझता। और जो सिजेरियन वाले होते हैं वो हमेशा ही कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहता है भैया। मैंने ये देखा सिजेरियन में और नॉर्मल में। बाकी तो जो बहनों ने बताया ये भी सही बात है, ऐसे तो होता ही है, हमारी भी हुई है, नॉर्मली हुई है। लेकिन थोड़े से दर्द को सहन न करने की वजह से मेरी भाभी ने सिजेरियन करवाया था। छोटी वाली बहन ने, उसके तो जुड़वा थे, तो डॉक्टर बड़ा मुश्किल से बचाया, ये कारण रहा। लेकिन डॉक्टरों के हाथ में जाने पे तो फिर उनकी ही सुननी पड़ती है, करें क्या। तो यही बात है भैया। जी दीदी। जी भैया। रीना नवलानी दीदी, उदयपुर। सभी को प्रणाम, वंदे मातरम। भैया मेरी तो तीनों डिलीवरियां नॉर्मल हुई, वो भी इस तरीके से कि मतलब अब उस समय तो भैया मेरी उम्र भी थोड़ी छोटी ही थी, 21 साल की थी करीबन, बड़ी वाली जब बेटी हुई थी। तो इतना मुझे भी अक्ल तो थी नहीं भैया, उस समय तो हमें भी छोटे ही थे, इतना था नहीं। तो भैया मेरी बड़ी बुआ सास है थी, मतलब पहले तो वो हमें इतना डांटती थी, जैसे कि अगर मैं इनका हाथ भी पकड़ती थी ना, लेबर रूम में अगर ले भी जाती थी तो चिल्लाती थी कि छोड़ इसको, ये तेरे को देख के ज्यादा कर रही है, इसको छोड़, बाहर निकल तू। ऐसे करके बात करती थी उनसे। और मुझसे भी है ना, मतलब थोड़ा सा यूं कड़क से बात करती थी कि अ, ऐसे करके वो मेरे को डांट डांट के मतलब वो करती थी। और आवाज मत कर, सबसे पहले तो ये बोलती थी आवाज मत कर तू, ऐसे करती थी। और ऑपरेशन से तो हम तो डरते ही थे भैया, पहले तो ऑपरेशन से हम लोग तो डरते थे, जो कि आज की जनरेशन बिल्कुल भी आराम से इजीली करा देती है ऑपरेशन, उनको तो कुछ लगता ही नहीं है भैया। और जैसे कि मेरा बेटा, सेकंड डिलीवरी भी मेरी ऐसे नॉर्मली हुई। और फर्स्ट टाइम पे भैया काम करने वाला मेरे घर में तो कोई था ही नहीं। तो मैंने 7वें दिन पे काम किया भैया, 7वें दिन से शुरू किया काम अपने घर का सारा, और मेरी मजबूरी थी। और जब दूसरी बार भी जब डिलीवरी हुई मेरी, तो भी है ना भैया, मैंने तीसरे चौथे दिन पे हॉस्पिटल से आके काम किया। और हाँ, ये जरूरी है कि है ना भैया, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि मेन जो पॉइंट है, मालिश अच्छे से हो जाती है। मालिश अगर होती है, अगर प्रसूत मतलब कि डिलीवरी वाली की या महिला की,
तो वो शरीर में मजबूती आती है। और मेन बात की मालिश, और उठ के कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अब 3 महीने भार नहीं उठाना, तो ऐसी कई चीजें होती है भैया जो कि हमें घर में करनी ही पड़ती है। तो ये सब हमको रख रखाव रखना पड़ता है ऑपरेशन के बाद तो। और मालिश से तो मेन फर्क तो मालिश से पड़ता ही है भैया। और खान पीन का भी थोड़ा फर्क पड़ता है कि कुछ खा नहीं सकते हो फिर आप 21 दिन 25 दिन ऐसे, अगर डिलीवरी इससे सिजेरियन से होती है तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है भैया। जो कि पहले की फिर भी महिलाएं जो है मालिश वगैरह की वजह से हम जैसे चल रहे हैं भैया, तो लेकिन आजकल जी की जो जनरेशन है या बेटियां बहन बेटियां हैं हमारी, जो इतना थोड़ी ना है भैया उनमें कि कर सके आराम से काम कुछ भी, या उनसे इतनी काम हो सके मेहनत का, या कुछ भी कर सके, वो इतना नहीं है भैया उसमें। उनमें आजकल के बच्चों में वो तो मैं अपनी बड़ी बेटी को भी बोलती हूँ कि उसने भी सिजेरियन जानबूझ करके करवाया, या फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने भी उसको भांप लिया कि ये ऑपरेशन से ही कराएगी। तो उन्होंने मुझे तो बताया ही नहीं भैया, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी करने देगी नहीं। और छोटी बिटिया ने मेरे को बता दिया था मुझे, तो आपसे जैसे कि मैं कांटेक्ट में रही थी कि क्या होम्योपैथिक दवाई देना ये वो भैया, तो वो सारा मैंने कुछ किया था। बढ़िया। तो ये सब मैंने उसका किया था भैया, होम्योपैथिक दवाई वगैरह सारी दी थी। और फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी, और वो भी नहीं चाहती थी कि है ना मुझे सिजेरियन से हो। उसका मेन तो खुद का भी होना चाहिए, तो वो भी नहीं चाहती थी सिजेरियन से हो, तो उसने बिल्कुल ही नॉर्मल डिलीवरी की। और छोटी बिटिया ने और बड़ी ने मुझे बताया भी नहीं, और लेबर रूम में पहुंच गए उसके बाद मुझे फोन किया कि गई है ऐसे करके, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी थोड़ा सा वो करेगी इसलिए। तो ये भैया जरूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी में तो सारी चीजें फिर भी बहुत फर्क पड़ता है हर चीज से। और जो जो मेरा बेटा हुआ छोटा सबसे, जो कि आज 26 साल का है, तो वो तो भैया मैं उसके टाइम पे तो जैसे हमारी बुआ सास तो थी ही तीनों डिलीवरियों के टाइम, तो वो क्या करती थी, जैसे मैंने एरंड का तेल पी लिया तो, या फिर लौंग की चाय बना के देती थी वो, तो ऐसे पिला के, और हमको बोलती थी कि फिर लेके आते थे ये बुआ सास को, तो बोलती थी घड़ी पहन लेती थी भैया, घड़ी देखती रहती थी, इतने इतने टाइम में दर्द आ रहे, इतने इतने टाइम में दर्द आ रहे, अब इसको हॉस्पिटल लेके जा, पहले नहीं ले जाने का हॉस्पिटल। तो ऐसे करके फिर हमको लेके गए मतलब कि 5-10 मिनट ही मुझे 5-5 10-10 मिनट की दूरी पे जैसे पेन होने लग गए, तो मेरे को ऐसे 2 व्हीलर पे लेके गए भैया हॉस्पिटल। तो भी आराम से मेरा बहुत जल्दी ये नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ भैया। तो ये चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि सीजेरियन से या बड़े बूढ़ों का जो है, जो परंपराओं में है, ये तो बहुत उनको नॉलेज होता था भैया। तो यही है कि मालिश वगैरह, और मजबूती आती है शरीर में, और खाना पीना अच्छा रहता है, तो महिला ही जब खड़ी होगी और अच्छी होगी मजबूत, तो बच्चे को भी अच्छे से कर सकती है। बाकी तो भैया वैसे ही फिर चलता रहेगा, रोते रहेंगे, चलता ही रहेगा, वो चीज हो जाती है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है भैया। मेरा तो यही मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी से तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी जी भैया। और अभी जैसे बड़ी बेटी मेरी डिलीवरी करने गई ना भैया ऑपरेशन के बाद में, तो उसको जानबूझ करके आईसीयू में एडमिट कर दिया, पता नहीं। और फिर उसने सुना खुद ने कि है ना पता नहीं कौन से इंजेक्शन नहीं दिए, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई, तो उसको 40,000 का एक दिन का मतलब चार्ज लग गया भैया, बिना वजह का। मतलब उसने सुन लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया भैया बात को। तो मतलब ऐसे ऐसे तो होती है भैया चीजें। तो क्या करो, इसलिए सामान्य प्रसव। और अभी जैसे मेरे भतीजी को हुआ भैया, बेटा हुआ है, अभी थोड़ा ही 2 महीने करीब हुए हैं, उसने भी नॉर्मल डिलीवरी की, जबकि वो 21 साल की थी भैया। मैंने आपको खून की कमी भी बताई थी उसको, और बहुत पतली दुबली है वो 21 साल की थी, उसकी शादी हो गई जल्दी, और 9 महीने बाद ही उसको बच्चा भी हो गया। तो हमको तो और डर लगता था कि ये नॉर्मल तो क्या करेगी, और ऊपर से ये खून की भी इसको कमी है वगैरह। लेकिन उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई भैया, उसने सारा किया, और एरेंड का तेल वगैरह सारा उसने लिया भैया, और उसकी बिल्कुल आराम से नॉर्मल डिलीवरी हुई भैया। और अच्छे से उसने किया, जो भी बड़े बूढ़े करते हैं अपने हिसाब से, उनकी दादी सास ने भी किया।
तो उसने और नॉर्मल डिलीवरी की। तो और खून की कमी का जैसे कि आपने बताई था, तो मैंने उसको बता दिया था मुनक्का वगैरह ये सब, और थोड़ा बहुत अपना बताया था। मैंने उसको यही बोला कि तू जितना हो सके ना तो खुश रहा कर, और ये जो चीजें हैं खाती रहे, और अच्छे से हो जाएगा तेरे को। और तू मतलब पूरा ध्यान दिया, और उसने वो चाहती थी ऑपरेशन ना हो, तो उसका रियल में ऑपरेशन नहीं हुआ भैया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हमें लगती है कि बहुत छोटी थी वो, तो मेरी बिटिया से भी मतलब बहुत समझदार निकली वो, तो मुझे और लगता है भैया। धन्यवाद भैया सुनने के लिए। जी दीदी। संजू बहन बीकानेर। मातरम भैया, भैया मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है दोनों ही टाइम। पर पहले तो मुझे पता भी नहीं था डिलीवरी वगैरह का, ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी भैया मेरे को भी, क्यों मैं सीधे कॉलेज, पेरेंट्स वगैरह के पास टाइम ही नहीं मिला बैठने को, लेडीज वगैरह इकट्ठी बैठती थी तो मैं वहां बैठी ही नहीं कभी भैया। बस घर पे काम ही काम, काम ही काम, बस काम में मन लगा रहता था, पढ़ाई की और काम। तो भैया जब मेरी शादी होने के बाद 12 महीने बाद मेरे लड़का हुआ, तो उस टाइम मेरे पहले मंथ से ही उल्टियां शुरू हुई थी, नॉर्मल ही होती थी बस। खाना खाते टाइम बस थोड़ा सा यूं हुआ तो मैं करके आ जाऊं, और फिर बाद में खा खा भी लूं, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा भैया। पर 8वें महीने में भैया मेरा बहुत ज्यादा मतलब सूजन हो गई, पाँव भी सूज गए, हाथ भी सूज गए पूरा। बस 10वें महीने का भी मतलब 5-4 दिन और ऊपर मतलब मिस्टेक हो गया होगा, तो 10वें महीने से भी ऊपर निकाल दिया। माँ जी कहती है, सासू माँ कहने लगे भाई ये तो सूजी जा रही है और पेट भी भारी बहुत है, डिलीवरी होना मुश्किल है, ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। तो मेरे को कहा ऑपरेशन करवाएगी क्या, मैंने कहा मुझे क्या पता। अब बच्चा हो नहीं रहा, आप लोग टेंशन ले रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं भैया। मैं एकदम सेम टाइम तक काम करती रही भैया, कपड़े धोना, गाय का सारा काम किया भैया मैंने। मुझे कभी मतलब हाँ नीचे बैठते प्लाथी मार के तो नहीं मेरे से बैठा जाता था, तो उठने में दिक्कत आती थी, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी भैया। तो बस ऑपरेशन के लिए लेके चले गए भैया। अब तो ऊपर टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। लेके गई भैया, तो डॉक्टर मैडम कह रही थी भाई फॉर्म वगैरह फिल कर दो पूरा, और इसका ऑपरेशन करेंगे, मैं आज शादी में जा रही हूँ, कल सुबह सुबह कर देंगे। तो फिर सूरतगढ़ पास में घंटा एक का रास्ता भैया, हम वापस आ गए। कहते हैं वो तो कल आएंगे, तो कल आ जाएंगे वापस। शाम को घर आ गए भैया। तो रात के टाइम मेरा पेन शुरू हो गया 8 बजे। तो पेन पेन भी भैया 2 ही पेन हुए, और तीसरे पेन में भैया नॉर्मल हो ही गया मेरे, डिलीवरी 4.25 किलो का हुआ था लड़का। तो मतलब यूं मेरे को यूं नहीं था भैया, पहले बार यूं अलग लगता है ना भैया। तो मुझे बिल्कुल ही ये नहीं फील हुआ भैया, हाँ दर्द जरूर हुआ, पर बच्चा होना और इतना मतलब भारी शरीर, मतलब बहुत सुंदर हुआ था, मतलब ये पूरा ऐसे लग रहा था 4-6 महीने का बच्चा है। तो सभी ने हैरानगी की भी, ये मतलब ना तो इतना ज्यादा किया भी मेरे दर्द हो रहा है ना, और सिर्फ भैया मैंने रिवाइटल कैप्सूल चलते थे मेडिकल, तब ओपन ही किया था अपनों ने, तो वहाँ रिवाइटल कैप्सूल ही लिए थे भैया मैंने, और कुछ नहीं लिया। और 9वें महीने में हमको वो गट खिलाया जाता है नारियल, वो उसके लड्डू बनाए थे 10 एक, वो खाए थे भैया। फिर लड़की वाले टाइम भैया यही मतलब परहेज, इसमें लड़के वाले टाइम में परहेज भैया। अप्रैल में तो लड़का हुआ, और इतना गर्मी का टाइम भैया, मुझे बुएट सास आई हुई थी मेरी, उनको बुलाया था जापे पे। तो भैया उन्होंने मुझे 1 गिलास पानी सारा दिन में पीना, और एक एक लड्डू सुबह खाना, एक शाम को खाना, और एक कटोरी हलवा भैया, वो भी पेट पे रख के, ताकि पेट की सिकताई हो, और पाँव दोनों मतलब आलती पालती मतलब लंबे करके, पाँव खोलना नहीं, ताकि शरीर को मतलब जोर ना पड़े, बाद में मतलब बाहर ढीला न रह जाए, उसके लिए बैठाया लेटाया रखती थी। तो भैया एक जगह टिक के रहना मेरे बस की बात नहीं थी भैया। मैंने मुश्किल से 7 दिन ही मुश्किल से नाम हुआ था 7 दिन का, तो भैया नाम के बाद मैंने खुद का रूम रूम की सफाई करनी भैया, और सारा कुछ मतलब बच्चे का थोड़ा बहुत करना, वो करना शुरू कर दिया भैया। तो पर भैया मेरा क्या काम की लगन ज्यादा थी, तो मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं किया। फिर मतलब खुद ताजा नहीं हुई, बच्चा बहुत ही भारी हो गया। दूध वगैरह भी ठीक आया भैया, सारा कुछ सही था। लड़की वाले टाइम में भैया मैंने बिल्कुल परहेज नहीं रखा, मम्मी के पास चली गई, और नॉर्मल डिलीवरी वहां भी घर पे ही हुई थी, मेरी गुड़िया भी वो 4 किलो की हुई थी। तो भैया वहां मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैंने लड़के वाले टाइम तो भूख मरी, और ससुराल में थी मुझे पता नहीं था बोलते नहीं बोलते हैं। और वहां पे भैया मैंने अच्छा अपना मतलब आटे के मोयन में मतलब घी डाल के मोयन करके परांठे वगैरह लिए, तो वो भैया मेरे को सही लगा, और खुराक भी सही ली भैया मैंने वहाँ। मतलब एक होता है ना ससुराल में बोल के मतलब नहीं मांग सकते, वो चीज हो गई, और पीहर में थोड़ा सा वो सिस्टम हो गया भैया। तो वो जब अब मेरा ठीक है, उस टाइम भी मोटी हो गई थी मैं भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
जी जी। जी भैया। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया सबकी बातों से एक्चुअली आपका क्वेश्चन कुछ और ही था। सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मेन मुद्दे पे एक्चुअली सब कोई आ नहीं पाए। मेरा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा भैया, लेकिन मेरी दोनों डिलीवरी सिजेरियन ही हुई। और जैसे पहले हुई थी तो मतलब 21 साल की थी, तो बच्ची बच्ची टाइप का ही था, उसमें कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन मेरी सास बहुत स्ट्रिक्ट थी भैया। और जब मेरे पेन आने शुरू हुए हल्के हल्के, तो मैं डरने लगी थी। तो लेकिन मेरी सास कंटिन्यूअसली मेरे को चेक कर रही थी। वो काफी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मेरी जिठानी का देखा हुआ था भैया। मतलब लिटरली वो हिंदी फिल्म के हिसाब से हुआ था भैया। एक तो आधी रात, पूरे घर में लाइट नहीं, और जोरदार बारिश। और मेरी जेठानी का ये हाल था भैया, पूरे 9 महीने अगली उल्टियां करके निकाली। मतलब उनको पानी की चाय की भी उल्टी होती थी, तो इतनी वीक थी। उस बंदी का डिलीवरी भैया नॉर्मल हुआ है बिल्कुल आधी रात को घर पे। तो उनको सोच के मैं हिम्मत करती थी कि काश मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुए। लेकिन जब इसका लेबर पेन उठता है, तब समझ में आया कि हाँ ये पेन कैसा होता है। तब तो ऐसा लगता कि भाई भगवान कोई बचा ले मेरे को इससे। तो सांस मेरी बहुत मॉनिटर करी थी डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि बच्चे ने पॉटी कर दी है। फिर भी मेरी सास अड़ी रही कि नहीं, इसका तो आधा मुंह खुल गया है, इसका तो डिलीवरी नॉर्मल आराम से हो जाएगा। तो डॉक्टर ने एक्चुअली डरा दिया कि देखिए बच्चे का फिर हम रिस्क नहीं लेंगे, आप समझो। तो अभी के जैसे इनका है, तो इन्होंने बोला कि अपने लोग इस तरीके से नहीं जा सकते हैं, अपने को डॉक्टर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, कल को कुछ हो जाए तो फर्स्ट डिलीवरी भैया मेरी सिजेरियन हुई। लेकिन सिजेरियन के दौरान जो प्रिकॉशंस रखने थे, 3 महीने मैं परेशान हो गई थी भैया, बिल्कुल परेशान हो गई थी। 3 महीने से ना मालिश होती ना कुछ होनी। रीना नवलानी जी जो बोल रही है, सच में मालिश वालिश कुछ नहीं हो पाता है, और शरीर बेढंगा होता है, वो अलग बात है। इसलिए सेकंड डिलीवरी के टाइम में मेरे को इतना एक्सपीरियंस था कि इतना पेन होना है तो कोई बात नहीं, तू पेन सहन कर ले, तेरे को नॉर्मल डिलीवरी करनी है। क्योंकि एक नॉर्मल वे से होता है, जो शरीर का अंग अंग खुल के होता है, वो मेरे ख्याल से मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा सपना था कि काश मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हो। भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, क्योंकि मेरा दूध ही नहीं उतरा। जब अभी काफी दिन पहले अपने चौपाल में कभी इसके स्तन के दूध के ऊपर चल रहा था, तब मेरे को लगा कि काश उस वक्त मुझे आइडिया रहती कि दूध कैसे उतरता है। हर एक कोशिश किए, दूध नहीं उतरा भैया। और पूरी डिलीवरी पीरियड में परेशान रही। इसलिए सेकंड बेबी होते वक्त मेरे शुरू दिन से लेके अंत तक मेरा डॉक्टर से यही कहना था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है, उसको बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। और मैं थी न्यूट्रल फैमिली में, मेरी सास यहाँ रहती नहीं थी शुरू दिन से, वो गांव में रहती थी। और कोई जन कैसे कितने दिन तक मेरे पास आके रहेगा, या फिर मैं कहीं कहाँ तक जाके मतलब अपना वो करवाऊंगी। तो बहुत कोशिश की भैया। सेकेंड डिलीवरी में ऐसा हुआ कि पेन, डॉक्टर बोला कि डेट आज का ये है, तो अगर नहीं दर्द उठता है तो कोई दवाई दी थी पुश करने के लिए। लेकिन वो परमात्मा की कृपा थी कि वो मुझे कुछ लेनी नहीं पड़ी, और उसी वक्त पेन चालू हो गया भैया। दोपहर का सुबह 10 बजे का पेन। एक मिनट दीदी, आपका माइक बंद हो गया, माइक खोल लीजिए। जी जी जी। तो भैया सुबह 10 बजे से पेन चालू हुआ, लेकिन मैं वो जो रीना दीदी जो बोल रही है ना कि आवाज नहीं निकालनी चाहिए, सच में मैं आवाज नहीं निकाल रही थी भैया, एकदम बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन चेहरा एकदम मेरा छोटा पड़ गया था एकदम, कि समझ गया सब कोई कि इसको प्रॉब्लम है आज। फिर भी मैं चूचाई नहीं कर रही थी, मैं घर का काम भी की हूँ। और बेटी के टाइम में मेरे को उल्टियां होती थी, लेकिन बेटे के टाइम में मेरे को इतना मालूम था कि मुझे खाली पेट नहीं रहना है, इतनी बुद्धि तो आ गई थी। तो मैं अपना ध्यान रखती थी, लेकिन मैं सारा काम करती थी कि भाई कैसे भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसका उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि मैं देखी हूँ जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बहुत जल्दी रिकवर करती है, मतलब 15-20 दिन के अंदर तो उन लोग खड़ी हो जाती है। और हमारे यहाँ बंगाल में मैं देखी हुई हूँ, स्पेशली लेबर क्लास बंगालीज लोग को देखी हूँ भैया, हॉस्पिटल में इधर तो बच्चा पैदा हुआ है, वो सेकेंड या थर्ड डे में बच्चे का कपड़े धोती नजर आती है।
और हमारे यहाँ ऐसे है कि भैया महीना भर तक टसकते ही नहीं है। तो ये डिफरेंस मैंने देखा कि और अरे करते रहते हैं, इतने लड्डू इतने हलवे खाने के बावजूद भी हम टसकते ही रहते हैं। तो ये डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि भाई कुछ तो फर्क होगा, सिजेरियन और नॉर्मल में कुछ तो फर्क होगा। तो वो बॉडी का अभी तक मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या आता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए कोई कोई सूरत से। तो भैया ऐसा हुआ कि मेरे को लेबर रूम में भी लेके लेके गए, और पेन ऐसा कि मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, फिर भी मैं मतलब उछल ही रही हूँ, और मेरी मम्मी बोल रही है कि बेटा तू इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तू इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर सकेगी, तू अधमरी हो चुकी है। मम्मी मेरे को ऐसे बोली जा रही, और मैं हिम्मत किए जा रही हूँ, नहीं मम्मी हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, मैं सह लूंगी। लास्ट मिनट में ऐसा हुआ कि वो मेरे को लेबर रूम, मेरे को ऑपरेशन थिएटर ही लेके गए, क्योंकि मेरा मुंह नहीं खुला था, एज पर डॉक्टर मुंह ही नहीं खुला था मेरी मम्मी के हिसाब से। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके ही गए। और मतलब मेरे को मेरा एक सपना था, जैसे भैया बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बच्चा कैसा हो, वो मातृत्व का वो दर्द कैसा हो, वो फील करना था। मेरे को लगता है कि लाइफ में कभी एक ही बार वो मौका मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो वो मुझे फील करना था कि मेरी माँ ने मेरे को जना है, तो वो किस कदर से पेन से गुजरी है, मुझे भी वो फील करना है। तो एक वो मिस हो गया। और दूसरा मेरा सपना ऑलवेज ये रहेगा कि मैं अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला पाई। तो मेरा मेरा सफर ऐसा रहा भैया कि 3-3 महीने तक ये प्रिकॉशन भी लो, नीचे ना बैठो, ये वो। तो ये कमर दर्द का जो बोल रहे हैं, हो सकता है ये सिजेरियन डिलीवरी के चक्कर में कमर का दर्द, लेकिन अभी तो ये नॉर्मल से है। मेरी मम्मी के टाइम में, मम्मी मेरी बिहार की बॉर्न है, अररिया से है मम्मी। तो वहां पर जितने आस पड़ोस थे सारे बिहारी थे भैया। और मम्मी हमेशा बोलती कि बोले बिहारी के हाथ की मालिश करवा ले, तो बाकी किसी के हाथ की मालिश तुमको समझ में ही नहीं आएगी। बोले इतनी बढ़िया मालिश करते हैं, बोले शरीर को मतलब ऐसा तगड़ा कर देते हैं। तो मम्मी लोग वैसी मालिश करवाई हुई है। लेकिन आज के डेट में मम्मी लोग की तबीयत मैं देखती हूँ क्या हाल है। वो अब वो पोजीशन, वो किस वजह से वो पोजीशन पहुंची वो समझ में नहीं आती है। लेकिन मेरे को इतना समझ में आता है कि नॉर्मल डिलीवरी वाले जल्दी रिकवर करते हैं, और बच्चे भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा रहती है भैया। तो यही फील की भैया मैं। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन बहन, कुल्लू राजस्थान। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी मेरे टाइम में मेरे दोनों बच्चे भी सिजेरियन हुए हैं। मैं पहले से ही राजीव भैया को जानती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं जानती थी। उसके हिसाब से मैं कुछ अपनी डाइट वगैरह रखती थी। तो लास्ट के मैं बिल्कुल स्वस्थ थी भैया, 9 महीने मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी को जैसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे बिल्कुल भी नहीं थी। तो लास्ट के टाइम में मैंने शाम के टाइम में चने खा लिए थे, चने मूंग और ये खीरे वगैरह नमक डाल के, तो उससे मेरा पेट में दर्द होने लग गया। धीरे धीरे 4 दिन तक होता रहा। फिर लास्ट टाइम में ऐसे हुआ कि अभी बच्चा होने वाला है, तो भैया उस टाइम मैंने सुना हुआ था कि राजीव भैया को कि गाय के गोबर का रस और गोमूत्र ये पीना चाहिए। मैंने वो भी पिया भैया। मैंने 2-3 बार पिया। इतना देखने में वो गंदा था, लेकिन मेरे को ये था कि ऑपरेशन से बच्चा ना हो मेरा, मैंने वो किया। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसमें खून की कमी है, सिजेरियन होगा। हम सूरतगढ़ में हुए थे, बोले यहाँ नहीं होगा, इसको गंगानगर लेके जाओ। और मेरे भैया पेट में दर्द हो रहा था तेज। उसके बाद में दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा इसके पानी की कमी है। और भैया पहला बच्चा था, तो मुझे इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या पानी होता है, क्या ब्लीडिंग होती है, कुछ नहीं पता था। क्योंकि वैसे मेरे को और कोई तो दिक्कत थी नहीं, वो पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। उसके बाद में मुझे कहा कि इसके पानी की दिक्कत है, ऑपरेशन से करना पड़ेगा। तो भैया मेरे जेठ जी और ससुर जी ये साथ में ही गए हुए थे। तो ये बोले कि चलो आप ऑपरेशन से होता है तो होने दो, पर बच्चे और माँ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। फिर मुझे बोले कि ये तो पतिदेव तो ये बोले कि छोटा सा ऑपरेशन होगा और हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे ये पता था कि जो नीचे टांग के आते हैं वो थोड़े ही आते हैं, फिर हो जाता है बच्चा। लेकिन वहां जाने के बाद में मेरे को ऐसे लगा देते ना वीपी वगैरह की मशीन, वो लगा दी, लेटा दिया। फिर मैंने नर्स से पूछा कि
मेरा छोटा सा ऑपरेशन होगा, बोले नहीं बड़ा ही होगा। फिर मैंने इनको आवाज लगाई कि मेरे को नहीं करवाना। फिर ये बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो फिर भैया मेरे वो सिजेरियन मेरा करना ही पड़ा। लेकिन उसके बाद में जो ये कहते हैं ना कि मेरे कमर में दर्द होता है, कि ये डॉक्टर बोल देते हैं घी वगैरह नहीं खाना चाहिए। मैंने भैया सब खाया। मेरी माँ जी ने मेरे को ना लड्डू वगैरह भी बना के दिए। और रोटी, जैसे मेरे को हलवा जैसे हमारे देते हैं कि कुछ दिन हलवा खाएंगे तो पेट की भी सिकाई होगी और अंदर पूरा मतलब मालिश हो जाएगी पूरे शरीर की। तो भैया मुझे हलवा तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे को दलिया माँ जी ऐसा बना के देती थी बढ़िया, जैसे खीर जैसा। उसमें खूब सारी मलाई और दूध डाल के बना के देते थे भैया, वो मैं वो भी खा लेती थी। उसके बाद में मेरे को रोटियां बना के देते थे, उसी में खूब सारा घी डाल के, जैसे मोइन लगा के। और सब्जी भी घी में बना के देते थे, नहीं डालते थे उसमें ज्यादा। लेकिन भैया मैंने खूब घी खाया, मेरा तो बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ा और ना ही मेरे कमर में दर्द रहता, जैसे बोलते हैं ना सिजेरियन में होता है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पानी वगैरह जो पीना होता है ना, अजवाइन का पिया मैंने, परहेज वगैरह रखे भैया। भाई ओढ़ के सिर वगैरह ओढ़ के रखना चाहिए। और मेरा दूसरा भी भैया, दूसरा बच्चा हुआ ना तब मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तब मेरे को हुआ ना, तब मैंने कहा कि मेरे को अब नसबंदी वाला ऑपरेशन तो करवाना ही है मेरा, ये भी करवा दो। उसके बाद में अभी तक तो मेरे को इस तरह की जो बोलते हैं कि वेट बढ़ गया पेट में, जैसे दर्द रहता है, उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है भैया। धन्यवाद भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जया राठी बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरी भी दोनों नॉर्मल डिलीवरी है और बहुत घर वालों के लिए भी यादगार जैसी है और मेरे लिए तो है ही। और दोनों बच्चे नॉर्मल ही रहे, लेकिन कंडीशन ऐसी रही कि घर में तो ज्यादा कुछ ऐसा माहौल नहीं था, पहले से कभी कुछ बताया नहीं था, कुछ पता नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ा सा जरूर नॉलेज दे दिया था कि चिल्ला चोट नहीं करना है, ऐसा वैसा। पर मैं क्या है, शादी के पहले से ही मैं राजीव दीक्षित जी को सुनती थी, तो मुझे बहुत सारी चीजों का इस तरीके से नॉलेज था कि, और मेरा थोड़ा सा मेरा ज्यादा आयुर्वेद की तरफ था, तो मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी कि जितना हो इतना करना चाहिए। तो जैसे दोनों बच्चों के टाइम पे घूमना फिरना खाना पीना सब नॉर्मल ही रहता था। हालांकि उल्टियां वगैरह भी बहुत हुई, 9 महीने 9 साल के बराबर निकले। अब तो याद भी आती है तो घबरा जाता है मन के, बाप रे कैसे निकले वो। लेकिन भगवान की दया से लास्ट समय में बहुत अच्छा रहा। और मेरी पहली डिलीवरी के समय तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि मेरी दादी और मेरी मम्मी नहीं थी मेरे पास, मेरी दादी और चाची के पास थी मैं। तो मैं आई टेस्ट करवाने जाने वाली थी। मैं जिद कर रही थी दादी से कि मुझे आई टेस्ट करवाना है, फिर क्या पता कब काम पड़ जाए तो मैं करवा नहीं पाऊंगी। और मेरी सुबह से हल्का फुल्का दर्द आ रहा था, तो मेरी दादी वो मतलब उनको पता चल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं क्या पाठ पूजा भी करती हूँ, तो मैं जो पाठ कर रही थी वो भी चेयर पे बैठ के, मतलब मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, थोड़ी देर खड़ी हूँ फिर बैठूं। बोले आज ये पाठ कैसे कर रही है। मैंने कहा मेरे से बैठने की नहीं ठीक बन है रही माँ है। जी। तो मेरी दादी ने मना कर दिया, बोले नहीं आई टेस्ट बाद में करवाएंगे। चाची से बोला पहले इसको, मधु पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल, और खाना भी मैंने ही बनाया, चाची के यहाँ झाड़ू पोछे सब मैं ही करती थी जिद करके कि नहीं मैं पाँव पे बैठ के काम करूंगी। तो उनके यहाँ झाड़ू पोछे, उनके कपड़े धोना, वो जो जो भी पाँव पे बैठने का काम रहता है, लास्ट मंथ में मैं ही करती थी, उनके यहाँ किसी को करने नहीं देती थी। और गई उस दिन भी, उनके यहाँ का भोजन भी बना के गई मैं, और लेके भी गए चाची, तो मैंने कहा हम डॉक्टर को, वो भी यही बोले कि दिखा के आते हैं। तो बोले ऑटो कर ले, मैंने कहा ऑटो नहीं, अपन तो टेम्पो में ही चलते हैं। तो टेम्पो में जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं उनके साथ टेम्पो में ही गई उस कंडीशन में। लेकिन वहां जाने के बाद फिर मैडम ने घर नहीं आने दिया, कि बोले कि इनकी तो अभी डिलीवरी हो जाएगी। और 1 घंटा तो ऐसा हुआ कि सारा काम हो गया, डॉक्टर की फॉर्मेलिटीज भी हो गई और डिलीवरी भी हो गई। बहुत अच्छा रहा। और दूसरी डिलीवरी के समय भी ऐसे ही रहा, क्योंकि दूसरी डिलीवरी पे भी मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि जैसी मेरी हुई भगवान सबकी वैसी हो, क्योंकि इतनी जल्दी हो गई। मतलब ज्यादा पेन मुझे नहीं हुआ। शाम को 5 बजे से हुआ तो मेरी सास को ऐसा लगा कि ये तो रात को 10-11 बजाएगी। तो उस दिन क्या हमारे यहाँ गणगौर के दूसरे दिन था, तो गणगौर खमाने जाते हैं, तो मेरी सास बोले कि मुझे तो गणगौर के बुलावे में जाना है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी जी मत जाओ। तो उन्होंने मेरे से 2 बार आके पूछा बीच में,
थोड़ा बहुत मुझे पेन हो रहा था तो वो बोले कि तुम चेंज वगैरह कर लो, जो खाना पीना हो थोड़ा बहुत खा लो, फिर बोले थोड़ी देर से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। और वो 2 बार मेरे से पूछ के गए और तीसरी बार बिना बिना बोले ही चले गए कि इसको तो देर लगेगी। और वो गए और आधा घंटा भी नहीं निकला होगा, 10-15 मिनट हुए और मुझे बहुत मतलब तेज पेन आने लगे। तो मेरी दादी सास भी थी तब, तो बोले कि नहीं इसको तो ले ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो फटाफट फिर पीछे उनको बुलाने भेजा और ऐसे कैसे हॉस्पिटल भेज दिया। और मेरी दोनों डिलीवरी नवरात्रि में ही है। दोनों बच्चे तिथि से एक ही दिन हुए हैं, गणगौर के दूसरे दिन। और वो मैडम पूजा करने जा रही थी तो वो भी यही बोलती कि बोले मैं तो पूजा ही करने जा रही थी और बोले ये तुम्हारा काम आ गया। और बोले है भी ऐसा कि मैं रुक भी नहीं सकती, बोले हैंड टू हैंड डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। और उसी समय डिलीवरी भी कर दी उसने और दूसरे दिन छुट्टी हो गई। और जो दवाई का है तो दवाई में भी जैसे मेरी मम्मी के यहाँ थी पहली डिलीवरी, तो मम्मी भी ऐसे ही करती थी। जैसे हमारे यहाँ हरीरा और अजवाइन ये देते, तो मम्मी मुझे गरम गरम ही देती थी कि गरम गरम पेट पे रख ले, जो संजू दीदी बोल रही थी वही। तो पेट की भी सिकाई होती रहेगी और धीरे धीरे खाती भी रहना। और हमारे यहाँ क्या गांव में नाइन भी बहुत अच्छी रहती है, तो वो भी बहुत सारी चीजों की जानकारी दे देती कि ऐसे एड़ी लगा के रखना, धीरे धीरे खांसना, नॉर्मल डिलीवरी रहती है तो ऐसे मत करना वैसे मत करना। तो इस चीज की जानकारी जो पहले नहीं थी वो मतलब घर वालों ने नहीं बताई, वो उनसे हो गई। तो उस चीज से भी बचे रहे, क्योंकि आजकल पहले तो इतनी अक्कल नहीं थी। और अब सुनने में आता है कि नॉर्मल डिलीवरी वाले की ये केस जो शरीर बाहर आ जाता है, ये वाले बहुत होते हैं। क्योंकि जो मेरी जनरेशन की है उनकी नॉर्मल डिलीवरी कम ही है और बहुत सारों के साथ है ये परेशानी। पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अभी जो बीच की जनरेशन है उसमें तो होने लगी। तो इस चीज से भी बचे रहे। खाने पीने में भी जो घर वालों ने दिया वो खाया, भले ही वो कैसा भी था, नहीं भाता था कैसे भी। हालांकि जैसे मम्मी की यहाँ थी तो मम्मी सब पसंद से बनाती थी, पूछ पूछ के बनाती थी। लेकिन ससुराल में तो जो कायदे कानून चलते हैं उनके हिसाब से ही बनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कुछ फेंका या बिगाड़ा या ये नहीं खाना। नहीं भरा है तो धीरे धीरे खाएंगे, लेकिन दवाई घर वाले बोल रहे हैं तो खाना है। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जैसी मेरी हुई डिलीवरी वैसी भगवान सबकी हो। पता ही नहीं चला ना घर वालों को ना मुझे, और फटाफट हो गए। जी 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 दीदी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नायब नायरा दीदी, अनीता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सबको वंदे मातरम। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं भैया, मुझे भी याद आ गया, मैंने कहा मैं भी शेयर कर देती हूँ। जैसे कि भैया आपको पता ही है कि मैं 50 इयर्स की थी जब मेरे को कंसीव हुआ। बच्चे होने वाले हुए 50 साल की उम्र में। तो भैया ये जैसे सब बोलते हैं कि उल्टियां आ रही थी या जी मचल रहा था, तो मैंने भी सुना हुआ था कि जब प्रेगनेंसी होती है तो मतलब वो खट्टा खाने का मन करता है या उल्टी होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने तो अभी चाव चाव में किसी को बताया भी नहीं था। 6 महीने कंप्लीट हुए तो मैं सोच ही रही थी कि शायद आगे होता होगा, शायद आगे होता होगा ऐसा, ये खाने को मन करता है या वो अच्छा नहीं लगता या पराठी का धुआं चढ़ता है, उल्टी जैसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई सिम्टम नहीं थे। तो मैंने सोचा आगे हो जाएगा, शायद डिलीवरी के पास होता होगा। तो 6ठा महीना भैया अभी लगा हुआ था। दिन रहते थे कि मैं सुबह 3 बजे, दिसंबर की 30 तारीख थी, तो मैं मुझे थोड़ी भूख लगी तो मेरे सिरहाने पे वो सेब पड़ा था, तो मैंने कहा खाती हूँ उठ के। तो मैंने फिर मैंने चलो वॉशरूम जा आती हूँ। वॉशरूम गई भैया, तो जैसे ही वॉशरूम करके उठी तो मुझे कुछ भी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल वॉशरूम किया। तो जैसे ही मैं मुड़ी फ्लश आउट करने के लिए तो मेरा ध्यान गया फ्लश में, तो इतना उसमें रेड, मतलब पूरी वो फ्लश वाइट कलर की थी, वो रेड हो गई थी। तो मतलब मेरे अंदर से इतना ब्लड चला गया था, इतने बड़े बड़े मतलब पीसेस निकल गए थे, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर से पीस निकल के नीचे गिरे हैं। तो मुझे एकदम से तो ये लगा कि मेरा बच्चा आउट हो गया है। तो मेरी एकदम चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गई वहीं पे। तो प्रोफेसर साहब सोए हुए थे, तो उठे, उन्होंने मुझे उठा उठा के कहीं कैसे भी मतलब बेड पे लिटाया। तो डॉक्टर को फोन किया, तो 3 बजे, इतनी धुंध पड़ रही है भैया सुबह, तो कैसे भी गाड़ी चला के मुझे हॉस्पिटल लेके गए।
तो भैया 3 दिन मतलब मैं वहां पे लटकती रही, और डॉक्टर ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, 2 लाख रुपए का मतलब बिल बना दिया। तो मैं सोचती हूँ अगर भैया होते तब तो शायद मेरी ब्लीडिंग रोक पाते। तो भैया वो ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो मुझे ये भी नहीं बताया गया भैया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ये डिलीवरी हो रही है या मेरे ये लेबर पेन हो रही है। मैं सारी सारी रात सारा सारा दिन चीखती थी, ऐसे लगता था जैसे पेट पे कोई आरी चला रहा है। तो जैसे ही मैं ऐसे करती थी ना भैया, तो प्रोफेसर साहब डर जाते थे, वो रोना शुरू कर देते थे। तो मैं ना डरते मारे चीखती भी नहीं थी। मैंने 3 दिन 3 रातें उसी दर्द में गुजारा। मतलब बहुत पेनफुल था वो। लेकिन मैं उनके सामने रोई भी नहीं। मैं मतलब कंबल में मुंह दे दे के चीखे, दांतों नीचे जीभ दबा दबा के मतलब सारा कुछ करती रही। 3 दिन बीत गए भैया, तो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। मतलब लेबर पेन है, मुझे इसका आइडिया ही नहीं था कि ये लेबर पेन है। उसके बाद भैया तीसरे दिन शाम को 5 बजे मैं वॉशरूम को गई। तो जैसे ही मैं वॉशरूम करके उठी तो एकदम से नाला बांधने लगी। तो भैया मतलब ऐसे पानी गिरा मेरे अंदर से जैसे बाल्टी भर के पानी गिरा हो। तो मुझे मतलब चलो थोड़े बहुत पढ़े लिखे या थोड़ा पता था, तो लगा कि ये वाटर बैग तो नहीं फट गया, इतना पानी कहाँ से आ गया। तो डॉक्टर को बुलाया तो वो कहती इनका तो वाटर बैग फट गया, इनका तो बच्चा नीचे आ गया है। तो भैया खड़े पैर उन्होंने हमें मतलब जवाब दे दिया हॉस्पिटल से कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप इनको ना कहीं ले जाओ। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा कि कहाँ ले जाएं। तो किसी ने कुछ गाइड नहीं किया भैया कि कहाँ ले जाओ। फिर उन्होंने मतलब 5 बजे मेरे साथ हुआ ये। तो 7:30 8 बजे तक फॉर्मेलिटीज करते रहे भैया, हमें निकलने नहीं दिया हॉस्पिटल से। जबकि हमने मतलब उनके टेबल पे पैसे रख दिए थे कि ये 2 लाख पड़ा है, हमें जाने दो। तो मतलब उन्होंने मेरे हाथ का बैंड ही नहीं काटा हॉस्पिटल वालों ने। तो उसके बाद भैया एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस वालों ने भी मतलब बहुत चीट किया, मतलब 60,000 रुपया ले मांगा लेके जाने का। तो एम्बुलेंस से मुझे लेके गए, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो पहले हम बठिंडा की तरफ चल पड़े, फिर वो किस्मत अच्छी थी कि मेरे डॉक्टर का फोन आ गया जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। वो कहते आप डीएमसी जाओ। हमें पता ही नहीं भैया, किसी ने ऐसा गाइड भी नहीं किया कि ऐसी स्थिति में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो भैया मैं डीएमसी पहुंच गई लुधियाना। तो वहां भी भैया उन्होंने वो मतलब बार 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 3 4 बार मतलब पूरी रात मुझे लिटा के रखा। 10 बजे हम पहुंचे वहां। तो पूरा दिन निकल गया आगे का, वो बार बार मेरी हिस्ट्री लिए जा रहे हैं। तो एक बार तो मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा जब तक मैं मर नहीं जाती तो क्या हिस्ट्री लेते रहोगे, क्या हुआ कैसे हुआ, आप मेरा कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे। भैया नेक्स्ट डे मतलब जब दोपहर को, थर्ड डे, 2 दिन उन्होंने भी मुझे ऐसे ही लिटा के रखा। थर्ड डे भैया मैंने उनको कहा कि आप मुझे लेबर रूम में क्यों नहीं लेके जाते। कहते नहीं अभी नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे लेके जाओ, मतलब मैं आप मेरी डिलीवरी करवाओ। अगर मेरा बच्चा नीचे आ गया है तो बच्चे को कुछ हो गया तो आप मेरी डिलीवरी करवाओ भैया। फिर मैं जबरदस्ती मतलब बोली उनको, तो मुझे लेके गए वो डिलीवरी रूम में। तो भैया मेरी बेटी पैदा हुई हुई है, नीचे आ गई थी पहले है ना नायरा। तो उसके बाद भैया मैं मतलब फिर मेरा थोड़े आधे घंटे बाद ना 15 20 मिनट बाद मेरा बेटा हुआ। तो उसके बाद भैया मैं तो बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। तो मेरी ऑल वगैरह भी अंदर ही रह गई। तो उन्होंने फिर ऑपरेट करके उस ऑल को बाहर निकाला। तो तो कहने का मतलब भैया ये था कि जैसे मेरे बच्चे हुए, ये 6 मंथ के थे, तो इनको तो ले गए, मुझे नहीं पता है ना, मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। मेरे हस्बैंड को दिखाया, पति को दिखाया, उन्होंने बच्चों का मुंह के देख लो, आप सिग्नेचर करो, एक बेटा है एक बेटी है 6 मंथ के। तो ये 700 700 800 800 ग्राम के थे जब पैदा हुए भैया। तो भैया सेकंड डे भैया मुझे मतलब उठाया गया कि बच्चों के लिए आप उठो और बच्चों को फीड देनी है, अपना दूध निकालो है ना भैया मशीन से। तो भैया मतलब कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं सेकंड डे से खुद उठ के जाती थी, मतलब जाके अपने बच्चों के लिए फीड निकालती थी और उनको डिलीवर करती थी। अपने बच्चों का थेरेपी जो होता है ना कि भैया कपड़े उतार के बच्चों को यहाँ लगाते हैं छाती से और कवर कर लेते हैं,
आधा पौना घंटा बच्चे को अपनी मदर, उसको कंगारू थेरेपी कर कहते हैं, वो मैं देती थी भैया अपने दोनों बच्चों को जाके। और मेरे बच्चों को नालियां लगी हुई थी नाक से, पेट से, है ना, मुंह से सारे, क्योंकि इनके भैया ऑर्गन भी नहीं बने थे। इनके लंग्स, इनके ये किडनीज अभी पूरी तरह बनी नहीं थी, वो बाहर आके ही बनी है। तो तीसरे दिन भैया उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। तो मेरे बच्चे अंदर थे तो मैं कहाँ जा सकती थी भैया। मतलब मैं बाहर, मैंने और प्रोफेसर साहब ने एक कमरा लिया हम लोगों ने, नजदीक जो हो 10 मिनट के रास्ते पे। तो भैया रोज मतलब मैं देखो सुबह 5 बजे उठ के भैया, मतलब पैदल जाके भैया अपना दूध निकाल के बच्चों को देती थी। तो डिलीवरी कहाँ थी, कहाँ वो मालिश, कहाँ वो खाना। भैया मैं 2 महीने वहां लटकी हूँ। तो 2 महीने में भैया हम दोनों ने, पति पत्नी ने, मुझे लगता है एक टाइम खा के गुजारा किया, क्योंकि हम लोग इनके जो नर्सरी होती थी उसके बाहर ही बैठे रहते थे कि पता नहीं कब आवाज पड़ जाए, कुछ जरूरत पड़े, कभी ब्लड चढ़ाना है, कभी कुछ है कि बच्चे का ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चलता रहता था भैया। मेडिसिन रोज की, रोज के इनके नीचे बिठाने वाली शीट्स, है ना, जैसे नायरा की तो स्किन भी नहीं बनी थी भैया, तो इसके नीचे जो शीट बिछाते थे वो रोज, जब वो जापान से आती थी भैया, तो 2500 रुपए की वो शीट होती थी, मोम की थी भैया वो, ताकि इसकी स्किन पे रैशेस ना पड़े। तो भैया मुझे पता है कि 35,000 रुपया रोज का इनके बेड का खर्चा था। तो 2 ढाई महीने मतलब कैसे मैंने निकाले हैं। तो भैया मैं मतलब सुनती थी कि जब डिलीवरी होती है तो ऐसे मालिश होती है, ऐसे होता है, ऐसे खाने को दिया जाता है। तो भैया मैंने तो मतलब एक तरह के सब कुछ होते हुए भी भैया सूखी रोटियां खा के और मतलब ऐसे 2-3 महीने निकाले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम होटल जाएं, कहीं पे जाके कुछ खाएं या बनाएं। इतनी हिम्मत ही नहीं बॉडी में बची थी कि कुछ बना के खाएं, क्योंकि डर लगा रहता था भैया। वहां जहाँ पे ये बच्चे मेरे दाखिल थे, नर्सरी बोलते हैं, तो वहां रोज किसी ना किसी की डेथ होती थी। वो पार्सल की तरह रैप करके बच्चे को पकड़ा देते थे। तो मैं तो इतना डर गई थी, इतनी एंग्जाइटी मुझे होना शुरू हो गई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो भैया मतलब जैसे डॉक्टर बोलते थे कि दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं रहा, अभी दीदी बात कर रहे थे कि हमने ये खाया वो खाया, तो मुझे भी बोलते थे कि आप ना लिक्विड लिया करो ज्यादा। उनका मतलब तो ये था कि दूध पी के आया करो। तो भैया मेरे में मतलब ये नहीं मैं पी नहीं सकती थी, लेकिन कौन जाए कौन उबाले, मतलब रूम में जाने से डर लगता था कि पीछे से आवाज ना पड़ जाए। तो भैया मैं पानी पी पी के मैंने मतलब वो दूध प्रोड्यूस किया। मैं उतनी मात्रा में पानी पीना शुरू कर देती थी कि पानी पी लूं शायद दूध आ जाएगा। तो भैया 2 साल मैं नहीं सोई। 2 साल मतलब मैं और प्रोफेसर साहब नहीं सोए, क्योंकि मतलब जब घर पे भी आ गए 2 महीने बाद, तो उन्होंने कहा कि हर 2 घंटे के बाद आपने इनको दूध देना है और दूध मशीन से निकालना है। तो उसके बाद भैया एक मतलब जोत होती है जो स्टील की, तीखी वाली, आगे से शिवलिंग की शेप की, उसके उसमें डाल के ड्रॉप ड्रॉप करके एक एक को पिलाना होता था। तो भैया एक को पिलाने के में आधा घंटा चला जाता था, तो दूसरे में आधा घंटा, तो 1 घंटा पिलाने में और आधा घंटा निकालने में, और आधा घंटा भैया मैं सोती थी। तो उसके बाद मैं अलार्म लगा के फिर मुझे उठना होता था 2 घंटे, आधे घंटे के बाद के फिर दूध निकालना है। तो भैया ऐसी रही मेरी जर्नी। तो मालिश, शरीर दुखता है या क्या है भैया, वो कुछ नहीं है। कभी कोई कमर दर्द नहीं हुई, पता नहीं भगवान ने इतना हौसला दिया कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं मिस बहुत करती हूँ भैया कि नॉर्मल होता सब कुछ तो मेरे भी कोई मसाज करता, मेरी भी मुझे कोई दबाता, मुझे कोई खुराक खिलाता, कभी पंजीरी, कभी कुछ घी खाती मैं। तो भैया मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा सब कुछ संपन्न होते हुए भी कि घर में सब कुछ रुलता है, लेकिन मैंने भूखे प्यासे दो अपने ये टाइम निकाला भैया। तो पता नहीं भैया भगवान कैसे कब क्या करता है। तो मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं तब आपसे जुड़ी होती तो शायद मेरा कुछ एक्सपीरियंस अलग रहता। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वाकई आप बहुत ही बहादुर हो। और आपके दोनों बच्चे, मतलब शब्द नहीं है दीदी, आपकी ये कहानी, आपके हौसले और माँ बहनों के लिए और बच्चों के लिए खास करके, कि बच्चे माँ बाप का कर्ज कभी उतार नहीं सकते। सिर्फ जन्म, मतलब पेट से लेके पूरी जीवन तक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की लिए ही सोचते हैं।
बिल्कुल भैया। अनेकों कष्ट सहते हुए यथासंभव हर परिवार अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, हर माँ बाप अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए अपनी भूख प्यास शरीर सुख सब चीज त्यागने को तैयार है। लेकिन भैया मुझे लगता है कि ये बात ना जब आप खुद माँ बनते हो तब पता चलती है। मुझे उससे पहले शायद अपनी मदर की ये सब चीजें नहीं पता थी कि ऐसे ऐसे माँ बाप को कष्ट सहने पड़ते हैं। और माँ इसलिए ग्रेट होती है कि माँ ये सब कुछ धरती की तरह सह लेती है। जैसे धरती कभी कुछ बोलती नहीं, सब कुछ सहती है, तो माएँ भी ऐसी होती हैं। तो जब मैं माँ बनी, मैं सब इन सब चीजों से निकली, तो मुझे पता लगा कि मदर कितनी ग्रेट होती हैं। जी दीदी, शब्द नहीं है। माँ बाकी अद्भुत अनोखा शब्द है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे उत्तम शब्द है तो माँ है। आगे चलते हैं। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैं तो बहुत भाग्यशाली रही कि दोनों बच्चों के समय मेरी माताजी मेरे साथ में थी, सासू माँ। और बड़ी बेटी तो बहुत कमजोर हुई थी, लेकिन उन्होंने मम्मी ने ही पूरी देखभाल करी थी मेरी। और जब डिलीवरी का टाइम आया था तो घर पे ही पानी छूट गया था, पेन शुरू हो गया था। तो मम्मी बोली कि अभी रुक के चलते हैं, थोड़े रुक के चलते हैं। ऐसे करते करते शाम हो गई, 5 बज गए थे, तब पानी छूटने लग गया था। तो मम्मी बोली कि अब चलना है हॉस्पिटल। तो उन्होंने तैयारी कर ली थी पहले से ही। फिर उन्होंने रिक्शे पे ही, पास में ही था हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई रिक्शे पे ही। मुझे पेन भी हो रहा था, तो वहां जाते ही पहले तो डॉक्टर ने मम्मी को डांट लगानी शुरू कर दी कि आप इतनी बड़ी हो के फिर इतनी देर से क्यों लेके आई हैं, पहले से लेके आना चाहिए था। लेकिन फिर भैया वो तो एक्सपीरियंस वाली थी, 5 बच्चे उनके भी हुए थे। तो उन्होंने फिर मुझे लेके गए थे लेबर रूम में। तो आधे पौने घंटे के अंदर ही मेरी बेटी हो गई थी बड़ी, और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस थोड़ा पेन जरूर हुआ था, लेकिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने भी कहा था कि इनको सब कुछ खिलाना पिलाना, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं करना है, बस ठंडे से। और मेरी बेटी हुई थी जनवरी में, तो ठंड बहुत पड़ रही थी। बस उन्होंने ये कहा था कि ठंड से ही बचा के रखना है, बाकी खिलाने पिलाना का बोली थी, घी वगैरह, दूध घी सब कुछ देना। तो वो मम्मी ने बहुत केयर करी थी। और मेरी मालिश वाली भी लगी थी, बच्चे की भी मालिश भी करती थी वो, और मेरी भी मालिश काफ़ी हुई थी। तो मुझे तो किसी भी तरह की बड़ी बेटी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और छोटी बेटी के टाइम पे जब उन्होंने कहा था कि जुलाई में हुई थी मेरी बेटी, तो जो डेट इन्होंने दी थी डॉक्टर ने, तब तक मेरा पेन नहीं शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि दिखा के जाना। फिर जब मैं गई थी तो मैंने कहा पेन तो हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि एडमिट हो जाओ, अगर पेन नहीं होगा तो हो सकता है कि बच्चा पॉटी कर दे अंदर, और इससे खतरा हो जाएगा आपको भी और बच्चे को भी। तो फिर माता जी ने एडमिट करवाया था। तो लेकिन फिर उन्होंने बोला कि और जैतून का तेल पिलाया था। उन्होंने कहा एक शीशी भर के पूरी जैतून का तेल पी लेना। तो वो मैंने पिया था, लेकिन उसके बाद भी पेन नहीं शुरू हुआ था। फिर इंजेक्शन लगाया था, उसमें बॉटल चढ़ाई थी, इंजेक्शन लगाया था। फिर मेरे रात में पेन शुरू हुआ था, और सवेरे सवेरे के टाइम 4 बजे के करीब अगले दिन मेरी छोटी बेटी हुई थी। वो भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुई थी, लेकिन वो भी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने भी यही कहा था कि इसका कोई परहेज नहीं करना, मालिश वगैरह करना। तो और इस छोटी बेटी के टाइम पे भी मालिश वाली लगी थी, और महीना भर 1.25 महीना करीब पूरी मालिश हुई थी मेरी भी और बच्चे की भी। बाद में तो हमने खुद करी थी अपने। हाँ जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, मुझे भी एक बताना था एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का। जब मेरा बाबू पेट में था तो 8वां महीना चल रहा था, तो मुझे गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं हॉस्पिटल गई।
तो मैंने देखा वहाँ 3 मरीज ऐसे ही पड़े थे। अब ऐसे ही डिलीवरी लोग कराते हैं कि मरीज को सुला देते हैं, हाथ तक नहीं लगाते हैं और कहते हैं जोर लगाओ, जोर लगाते रहो, दूर दूर से सब खड़ी रहती हैं, देख देख के चली जाती हैं। तो हमारा मानना ये है कि जैसे हमारे देश में वो आशा बहु तैयार किया गया है कि जब भी किसी को बच्चा होने वाला होता है तो घर से लेकर हॉस्पिटल तक तो गाइड करती है 9 महीना तक। लेकिन जब मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसको सुला के अकेले छोड़ दिया जाता है। बच्चा होते समय पीछे से 2 तकिया होना चाहिए, तकिया लगाते हैं, पेट को सहलाते हैं, तेल लगाते हैं, प्यार से हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन भैया ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं और इसी वजह से आजकल लोगों को पाइल्स हो रहा है। मरीज बेचारा अकेला पड़ा रहता है, किनारे किनारे चारपाई की तरह दोनों साइड हाथ लगा के पड़ा रहता है, अकेले दम लगाता रहता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मेरे कई जानने वाली लड़कियां ऐसे बताती है, दीदी ऐसे हमारे साथ हुआ है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्यार नहीं। मैं तो कहूंगी मुझे कभी भी बच्चा हो, ये तो मेरा बापू का, मुझे बच्चा चाहिए था, जीने के लिए मुझे चाहिए था, तो मैंने ऑपरेशन कराया। मुझे हर जन्म हमेशा बच्चा मुझे घर में पैदा हो। हम लोग तो सरकार नहीं है, कभी भैया बड़े आदमी बनना। तो जैसे आशा बहू होती है ना, वैसे हर मोहल्ले में 2 आया होना चाहिए जो डिलीवरी कराए, और उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। हर मरीज के साथ 2 आया होनी चाहिए बच्चा पैदा करवाने वाली। वैसे देखा जाए तो इस तरह आया तैयारी नहीं होंगी, घर वाले नहीं तैयार होने देंगे, कहेंगे ये क्या काम तुम सीखोगी, क्यों बच्चा पैदा कराओगी। ये संख्या अब खत्म हो चुकी है। मेरे भी 2 मोहल्ले की चाची बुआ थी, वही मेरा डिलीवरी कराई थी, एक तो खत्म हो गई, एक बूढ़ी है। अब कोई नहीं है बच्चा पैदा करवाने वाला। कभी भैया बड़े आदमी बनना राजी दीक्षित की जैसे। तो अब ये एक काम करना कि 2 आया होना चाहिए, बच्चा होते समय पूरा मरीज के साथ रहे, उसका सपोर्ट करे, उसका सर सहलाए, है, उसका हिम्मत बढ़ाए। ऐसे मूर्ति की तरह भैया सब छोड़ देते हैं, मरीज वैसे तड़पता रहता है। यही बताना था भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। आपने मेरी दिल की बात कही है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि हर पति को डिलीवरी करने वाला बन जाना चाहिए। हर पति को ही डिलीवरी करने वाला बनना है, क्योंकि हमेशा वही साथ रहेगा। आया को तो फिर भी बुला के लाना पड़ेगा। एक आया एक गांव में कितनी जगह जाएगी, लेकिन अगर एक पति समझदार हो जाए, पति घरेलू चिकित्सक के तौर पे डिलीवरी करने वाला बन जाए, नॉर्मल डिलीवरी करने वाला। और इस बात पे साजिया दीदी से कई बार बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि एक पुरुष अपने घर में अपनी पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है। तो जागरूकता इसके प्रति भी एक अभियान छेड़ेंगे नारी सुरक्षा के तहत, और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास का जो ट्रस्ट है उसके तहत एक मिशन होगा कि हर पति अपने बच्चे को जन्म करवाएगा। सत्यवीर भाई के बाद हम आगे एक अनुभव और सुनेंगे, और उसके बाद आज सामान्य प्रसव के पहले भाग को कल कंप्लीट करेंगे। सामान्य प्रसव के दूसरे भाग कि हमारे घर में उपस्थित ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जिनके सेवन से नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, और उसके अगले भाग में प्रसव के बाद प्रसूता को किस प्रकार ध्यान रखा जाए। तो हमारे अगले 3 दिनों के टॉपिक हम सभी के पास आ चुके हैं। जिस प्रकार आप सभी अनेकों बहनों के सपने रह गए, अनेकों बहनें, और खास करके अनीता मी दीदी की कहानी सुनने के बाद स्थिति परिस्थिति को देखते हुए दिल से हार्दिक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने तरफ से, हम सभी अपनी ओर से इसके प्रति जागरूकता अभियान और अनुभवों को इकट्ठा करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। कम शब्दों में कहूं कि 2020 में कोरोना काल आया, और कोरोना काल में सिजेरियन की संख्या माइनस में थी। कोरोना में कोई भी डिलीवरी सिजेरियन नहीं हुई जिस वक्त कोरोना का पीक टाइम था, सभी नॉर्मल डिलीवरी हुए।
सभी के सभी नॉर्मल डिलीवरी हुए। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हल्कापन होता गया तो फिर दोबारा उसी कैटेगरी में आना शुरू हो गए। जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, ये भी पूरी तरह से सत्य है। और हिम्मत बहुत आती है इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है दर्द सहने के मामले में तो माँ, यानी नारी शक्ति, नारी शक्ति। तो सत्यवीर भाई को सुनने के बाद एक अनुभव से आगे इस कक्षा का समापन करेंगे। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया अभी पूजा दीदी बता रही थी, उसको सुन के मतलब मेरे को भी ऐसा ही हुआ बताया, क्योंकि मैंने देखा वो कह रही थी कि ऐसी मतलब कोई भी मतलब बहन होनी चाहिए। मेरी दादी माँ थी भैया, और मैंने जब तक देखा मेरी दादी माँ थी तब तक मेरे गांव में मैंने कोई सजेरियन नहीं होते देखा। मेरी दादी माँ को बहुत नॉलेज थी भैया हर चीज को, चाहे किसी को कोई कहे कि टेढ़ा हो गया बच्चा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो मेरी दादी माँ को ही बुलाने आते थे सारे लोग गांव में, पूरे गांव में। मतलब मेरी दादी माँ को इतनी नॉलेज थी भैया कि वो मतलब कैसी भी वो हो स्थिति में, मतलब ऑपरेशन वगैरह मेरे सामने मैंने देखा है। मेरी दादी माँ थी तब तक किसी का नहीं होने दिया उन्होंने, हर कोई उनको लेने के लिए आता था। और आज मेरी दादी माँ, हमारी दादी माँ तो चली गई, आज हमारे घर में मतलब 2-3 मतलब बच्चे हुए हैं, वो सारे ऑपरेशन से हमारे घर में, मतलब किसी ने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। तो मैं भी यही कहना चाहता था कि मतलब भैया ऐसी भी क्लासें चलाओ जो कि मतलब इस चीजों की भी नॉलेज सभी को होनी चाहिए, जो कि एक साथ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपने अभी कहा कि मतलब पति को होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि और तो कोई साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आज के टाइम में घर वाले भी हर किसी का साथ नहीं देते, मगर पति तो हमेशा हमें साथ रहता ही है, तो उसको ज्यादा मतलब एक्सपर्ट बनना चाहिए। जी भैया। जी भैया। और आगे चलते हैं एक अनुभव के संग। जुड़वा बच्चे पैदा हुए 7वें माह में, और किस प्रकार वो बच्चे स्वस्थ हुए, इस अनुभव को आप सभी जरूर सुने। मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे पास माता जी आई हुई हैं, भैया आए हुए हैं, और अभी बातों बातों में बात चल रही थी मालिश की, तो मालिश से एक ऐसा अनुभव जानने को मिला माता जी से। तो मैं सबसे पहले तो भैया से चाहूँगा कि भैया आप वो बताएं, फिर माता जी बताएं कि क्या है वो मालिश का चमत्कार। वंदे मातरम। सबसे पहले वंदे मातरम। मालिश से ऐसा होता है, हमारे ट्विंस बेबी हुए थे, 2 बेबी हुए थे जिनका वेट 2 kg से कम था, बट हॉस्पिटल में ही मम्मी ने मालिश करना स्टार्ट कर दिया। वेट उनका बढ़ नहीं रहा था, लेकिन मालिश के कारण उनका वेट बढ़ने लगा। वेट बढ़ने के कारण वहाँ से जल्दी हमें डिस्चार्ज मिल गया, और घर पर आकर 5 टाइम्स दिन में मिला के 5 बार उसको मालिश करती थी। मालिश करने के कारण वो आज बहुत ही सही है, उसके कारण से बहुत ही बच्चों को प्रोग्रेस हुआ है। जी। और आप भाई प्रोफेशन क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। मैं एज ए MR हूँ एलोपैथिक कंपनी में। जी। तो अब माता जी आप बताइए। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting. वंदे मातरम। सबसे अच्छा है ये घर के सरसों तेल होके पेरावल, उससे मालिश करिए, बच्चा के बहुत हड्डी मजबूत हुई, तेल थे बड़ी अच्छा मने थी हुई। हमारा नाक था 1 किलो 800 ग्राम के, और नातिन थी 104 किलो 1 किलो 400 ग्राम की। लेकिन उन लोग के हम मालिश कर कर के मैंने 3.5 महीना में 5 किलो के कर दिए थे। 3.5 महीने में 5 किलो की? हाँ। मतलब एक बच्चा जो 1 किलो 800 ग्राम, हाँ। दूसरा बच्चा 1 किलो 400 ग्राम, हाँ। 5 टाइम आपने सरसों तेल की मालिश करी। मालिश की। तो एक बार जब मालिश करती थी तो कितनी देर करती थी? आधा घंटा। आधा घंटा, हाँ। यानी आप 2.5 घंटे, हाँ। एक बच्चे की मालिश करी, हाँ। दोनों बच्चे में आपने अपने जीवन का 5 घंटा दिया, हाँ।
तेल दिया और भरपूर तेल लगा के भरपूर और माँ का दूध और मालिश, सिर्फ इन 2 चीजों से बच्चे का वजन 1 किलो 800 ग्राम यानी 1 किलो 400 ग्राम से 5 किलो पहुंच गया मात्र 3.5 महीने में। 3.5 महीने में मेरा लड़की के सरसों का ओरिजिनल तेल, जो घर का ओरिजिनल तेल पिसाया हुआ अपने आप से मतलब जाकर के पिसाया हुआ तेल था, उस तेल को यूज किया, ना कि मार्केट में जो बिक रहा है वो सब फॉर्च्यून का तेल, ये सब मालिश नहीं की जी, सिर्फ वही। उसमें तो मिर्चा के झंस रहता है, बच्चा को शरीर पपराए लगी, वो नहीं लगाना है, अपना खुद घर के पेरावल तेल लगाना है जी। हाँ, और बाकी किनल तेल नहीं लगाना है, घर के पेरावल तेल लगाना है। तो जो हॉस्पिटल में जब आप लगाते थे तो मना नहीं करते थे डॉक्टर कि आप तेल लगाएं? हम छिपा कर तेल लगाते थे। अच्छा, छिपा के तेल लगाते थे। जब सिस्टर लोग नहीं रहती थी तो हम छिपा के तेल लगाते थे, तो वो जगह मुसलमान भाई साहब के और औरत लोग थी, पंजाबी भाई साहब के औरत लोग थी, तो बोल रही माँ जी आप काहे तेल लगा रहे हैं, कहीं बच्चा की एगो खुराक है तेल, 5 हली तेल लगाइएगा बहुत बच्चा तंदुरुस्त होगा। वो लोग सब जानी हमरा देखा देखी तेल लगाने लगा, सब कोई तेल लगाने लगा छिपा छिपा के सिस्टर से, और सब कोई इतना तारीफ किया हमको हॉस्पिटल से आने समय जो माँ एक मने दवाई बता दी हमको, बच्चा के मालिश सबसे जरूरी है हड्डी मजबूत होने के लिए, क्योंकि ये हमने भी देखा बचपन में कि कोई भी आता, बच्चा खिलाने भी आते थे ना, परंपराओं के आधार पे हम बात करें तो अगर बगल की कोई पड़ोसन आ गई कि भाई माँ जी ये दे दो वो दे दो, तो अगर वो गलती से वो बच्चा हाथ में ले रखा है, अरे बचवा हमारा दे दो, हम माली हमारे यहाँ माली बोलते थे, तेल की माली, मलिया दे दा बचवा दे दा, हम मालिश कर दे तो जरा समनवा ला दा, ऐसे होता था। मतलब बुआ आ जाए, मौसी आ जाए, साहब मतलब जो भी है जो दिखा मालिश, बच्चे की मालिश। मेरा दामाद फोन किए थे जी चर्च से, तो उनका भी जुड़वा बच्चा। अच्छा, उनका भी जुड़वा बच्चा, इनका भी जुड़वा बच्चा, क्या बात है। उनका भी लड़की मैंने सोची जे एगो 800 ग्राम के एगो 900 ग्राम के। अच्छा, इनसे मतलब इनसे और कमजोर लेकिन वो बच्चा के हम सरसों तेल लगावत हैं तो पूरा दही माने चमड़ी एथी हो खिला खसक जाता था। हाँ, उसका पेट के दूध निकल रहा था, इसे झलक रहा था। तो हम फिर पूछे डॉक्टर से कौन तेल लगाए, तो ये तेल फिगारो तेल बताया, जैतून का तेल जो होता है। हाँ नहीं, फिगारो, वो फिगारो तेल बताया। तो वो तेल क्या करते थे, लगाते हम नहीं थे उसका शरीर में, रुआ में बोर के माथा पर और छाती पर, ये दोनों कांच के पंजरी में गोड़ के घुटना में बांधते थे। उससे उनका लड़की थोड़ा दोनों ठीक हो गई, अभी 11 साल के हो गई। अच्छा, 11 साल के हो गए? अभी 11 साल के हो गई। 2012 में हम शादी किए थे और 2017 से हो गई थी लोग, 2012 में वो लोग जन्म ले लिए। वीडियो देखने वाले कुछ भाई बंधु नहीं समझेंगे, 7 माह से बोली माता जी, यानी 7 महीने में ही वो दोनों बच्चे पैदा हुए थे। दोनों लड़की के 7वें महीने। अच्छा, दोनों के 7वें महीने में। तो हॉस्पिटल में कितने दिन रही थी आपके बच्चे वहाँ पे? ये तो 1 महीना रही। अच्छा, 1 महीना। हाँ। वो सिर्फ हम माने 13-14 दिन हॉस्पिटल में थे। अच्छा, 7 में जो आज से बहुत साल पहले जो पैदा हुए थे। हाँ, उसको BGH में मैंने 13-14 दिन हम लेके उसको भर्ती थे बस। उसके बाद हम यहाँ पर वेट नहीं बढ़ने के कारण और डेली तो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल लेते थे, तो वेट कैसे बढ़ेगा। वो 2 kg से कम में डिस्चार्ज करते नहीं है। हाँ। तो ब्लड निकालने में तो उससे बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा था। और वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी रहने में, बच्चे का वेट वैसे भी नहीं बढ़ रहा था। तो मालिश करते करते फिर वैसा हुआ कि बच्चे का वेट बढ़ा, तब जाके वहाँ से डिस्चार्ज मिला। घर पर आए तो उन लोग को आराम से मालिश किया गया, 5 बार मालिश। Start an online fashion business from home. It doesn't matter if you do not have fashion background. मालिश किया गया तो वो काफी अच्छे हो गए।
तो आपने जो दूसरी जो अनुभव बताया कि जो बड़े दामाद का, बड़ी बेटी का जो जुड़वा बच्चा हुआ वो 7 मास के और आपके भी 7 मास में, तो नॉर्मल या सिजेरियन? नहीं, दोनों नॉर्मल हुआ। अच्छा, दोनों नॉर्मल भी हुए? बड़कियों के नॉर्मल, छुटकियों के नॉर्मल। हाँ, जुड़वा बच्चे, क्योंकि आजकल के तो एक बच्चा में ही लोग डर के ऑपरेशन करा रहे हैं, तो जुड़वा बच्चे। हमारा लड़की लोग सहन शक्ति थी जी, दर्द बर्दाश्त करने में। आज अभी के लोग दर्द बर्दाश्त नहीं करा, लगता है मार चिल्लाने, लेकिन थोड़ा तो दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेट फरवाने से क्या फायदा? पेट फरवाइएगा, आप ही को दिक्कत होगा। वो तो है ही। लेकिन हमारा लड़की लोग बहुत सहन। तो आज हमें इस अनुभव से तो एक 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा मतलब सकारात्मक मिला कि 7 महीने के भी दोनों बच्चे, जुड़वा बच्चे 7-7 महीने के, आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए मालिश से उत्तम चीज नहीं है। अगर और माँ का दूध, मालिश और माँ का दूध। और माता जी और कुछ कहेंगे? माँ के दूध नहीं होता है तो गाय के दूध। माँ का दूध नहीं है तो गाय का दूध। हाँ, माँ के अगर दूध नहीं उतरा, हमारा लड़की तो 1 महीना खाली दौड़े धूप में, लड़की के दूध हमारा बहुत उतरा था, लेकिन दौड़े धूपे में इतना ऊपर नीचे करने में और उतना कम माने बच्चा कमजोर हुआ, 2-2 घंटा पर जाती थी, इतना दूर पैदल चल चल के बेचारी हमारा लड़की जाती थी। खाने के भी टाइम नहीं रहता था, भर दिन कभी नसीब होता था खाने के लिए, कभी देखो तो 2 बजे 3 बजे खाना खाती थी, नाश्ता भी नहीं करती थी। उसी में हमारा लड़की के दूध थोड़ा जल गया। हाँ, तो गाय के दूध, फिर गाय के दूध पे बच्चों को पाला। और कुछ कहना चाहेंगे आजकल की बेटियों को? आजकल के लड़की लोग के क्या कहिएगा, आजकल के लड़की लोग नहीं दर्द बर्दाश्त कर पाती है, नहीं कोई के बात बर्दाश्त कर पाती है। ये नहीं जगर जीवन बोल रहा हमारे लिए बोल रहा, इस सहना चाहिए। गर्जीवन के बात अच्छा लगना चाहिए, जे आगे चल के हमरा तकलीफ नहीं हो। गर्जीवन तुम्हारे लिए सिखा रहा, अपना लिए तो नहीं सिखा रहा जी। कम से कम बड़ा के इज्जत करो, सेवा करो। तो घर में देखिए माता पिता है, वे 36 धाम है जी। आप हेने होने जाइए धाम करे, वो धाम कोनो काम के नहीं। माता पिता के धाम असली धाम है जी। हाँ, माता पिता के सेवा करिए। देखिए आप कुछ मत करिए, माता पिता के सेवा करिए, सब धाम के बराबर वही होता है जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अनुभव से कम बहुत सारे भाई बहन बेटियों को जो सकारात्मक जो चाहते हैं उनको ये मतलब इस चीज़ का है कि अब कह सकते हैं कि भाई बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना बाहर के जो दूध वाले डब्बे वाले दूध आते हैं बच्चों को बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें मालिश से ही हम अपने बच्चों को मजबूत बना सकते हैं, उनका वजन बढ़ा सकते हैं। अभी के लोग के दर्द बर्दाश्त करने के क्षमता नहीं है। क्या खाता है, बाहर का चाउमीन खा लेता है, पकौड़ा खा लेता है, हाई खा लेता है, तो दर्द कहाँ से बर्दाश्त करेगी? नहीं ना करेगी। पहले के 9 महीना पर लोग बच्चा अच्छा से होता था, अभी के लोग के 7 महीना 6 महीना 5 महीना में बच्चा हो जाता है। पहले के लोग 9 महीना पेट में बच्चा। हाँ, काम करती थी, काम पीसल कूटल माजल धोल सब करती थी, छत्ता पर गेहूं धो धो के चढ़ाते थे। तो पहले के लोग कैसे करता था, लेकिन अभी के लोग तो डॉक्टर बोल दिया बेड रेस्ट तो बेड रेस्ट। ये नहीं सोचता है जो अपना ठीक है बेड रेस्ट बोला है, वो कोई करने से बोला, धीरे धीरे हम कुछ कुछ ऊपर ऊपर कर दी, हम बैठ के ना करी, ऊपर ऊपर कर दी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Your email is your वंदे मातरम सभी को। आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में प्रसव से संबंधित अनेकों अनुभव सुनने को मिला। कल की कक्षा में जानेंगे सामान्य प्रसव के लिए अपने रसोई घर में ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जिन्हें सेवन करके सामान्य प्रसव से अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं।
और उसके अगले दिन प्रसव के बाद प्रसूता और नवजात शिशु की देखभाल किस प्रकार की जाए उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। और बहुत ही जल्द स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से हर पति स्वास्थ्य रक्षक के रूप में सामान्य प्रसव या प्रसव प्रक्रिया का ज्ञाता बने। इस जागरूकता अभियान की मुहिम चलाई जाएगी। कोमल पटेल बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम भैया। जो लोग चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ध्येयो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापाः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। और समापन की ओर चलते हुए आखिरी विनती। चलो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में उपस्थित होने वाले सभी परिवारों से विनम्र विनती है कि अगर आप अभी तक चलो तारानगर, आओ तारानगर के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं। और दिल्ली से 29 तारीख को बस खुलेगी, समय जल्द बता दिया जाएगा। फिर भी आप सभी आओ दिल्ली, चलो तारानगर। 2 बजे से 2 बजे तक आप दिल्ली 29 तारीख को पहुंचे। और विशेष समय जो बस खुलने का होगा वो जल्दी आज शाम की चौपाल में या कल आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा आयोजित सभी मीटिंगों में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा को समापन करते हैं। मिलते हैं 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और शाम 7:30 बजे हम सबकी पसंदीदा चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।